इस प्रोग्राम में हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मालूम करेंगे। यूज़र जो भी नंबर एंटर करे उसका फैक्टोरियल मालूम करने के लिए ये प्रोग्राम एंटर करेगा। उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैंने एन के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा, जिसका भी नंबर का वो फैक्टोरियल मालूम करना चाहता है, वो नंबर एंटर करेगा, वो आगे वैल्यू एन में स्टोर हो जाएगी। ये एक तो वेरिएबल मैंने यूज़र की वैल्यू को महफूज करने के लिए लिया, और दूसरा वैल्यू मैंने काउंटर वेरिएबल के तौर पर लिया। और एफ में मैं अपना रिजल्ट स्टोर करवाऊँगा फैक्टोरियल का, जो कि स्क्रीन पे आपका फैक्टोरियल प्रिंट करवाएगा। तो मैंने एफ के नाम से फैक्टोरियल का वेरिएबल एक ले लिया। तो यहाँ तक तो आपको पता ही है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूज़र को मैंने मैसेज दिया कि अपना नंबर एंटर करो जिसका आप फैक्टोरियल मालूम करना चाहते हैं। तो उसने यहाँ से अपनी ये स्कैनर फंक्शन को यूज़ करके हमने यूज़र से वैल्यू लिया। उसके बाद हमने लूप यहाँ लगाया, हमने यहाँ लूप ही इस्तेमाल किया। देखो आई को भी मैंने 1 वैल्यू दी हुई है, एफ़ को भी 1 दी हुई है। एफ़ को क्यों 1 दी, 0 क्यों नहीं दी? क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन होनी है। यहाँ देखो एफ़ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आई से। अगर यहाँ आई भी 0 होता या एफ़, इन दोनों में से कोई भी 0 होता, तो आपका जो भी आंसर बनना, चाहे लोग 100 मरतबा चला लेते, तो आपका आंसर 0 ही बनना था। क्योंकि 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई कराओ 0 ही आता है। तो इसके लिए हमने आई को भी वैल्यू 1 दी और एफ़ को भी वैल्यू 1 दी। तो हमने लूप को चलाना। अब इस बताने से पहले फैक्टोरियल आपको बता दूं फैक्टोरियल क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 3, तो 3 को ब्रेक करते करते 1 तक लिखना है। जो भी आपके पास वर्ड, अगर 4 है तो 4 को 1 तक लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई 4 से एक एक हिस्सा कम करके 1 तक लेके आना। और इनको दोबारा मल्टीप्लिकेशन करा दो, 3 to 6, 6 to 1, 6 to 6, 6 to 1, 6, मतलब 3 का फैक्टोरियल 6 है और 4 का कितना है, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 2 24, 20 मल्टीप्लाई 1 24, 4 का फैक्टोरियल कितना है 24। तो ये फैक्टोरियल होता है, ये हमने मालूम करना है। कोई भी यूज़र इंटर करे तो हमने ये प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम उस नंबर से रिलेटेड उसका फैक्टोरियल स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा। तो मैंने लूप ए आई को इनिशियलाइज 1 करवा दिया। मैंने लूप को कहाँ से चलाना, 1 से कहाँ तक चलाना है, n तक। कहाँ तक चलाना है, n तक। n में क्या बढ़ा हुआ, जो कि यूज़र वैल्यू इंटर करेगा उस वैल्यू तक ही मैंने चलाना है, उस वैल्यू तक की मैंने चलाना। अब आइए वर्किंग को देखते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र ने इंटर किया 3, n में कितनी वैल्यू इसने इंटर की 3। अब देखो हमने लूप को कहाँ से चलाया, 1 से। कहाँ तक चलाना है, n तक। n आई की वैल्यू कितनी है 1, और n में कितना पड़ा हुआ 3। तो देखो कंडीशन हमारी ठीक है, 1 छोटा होता 3 से, ये हमारी कंडीशन ठीक होगी। तो कंट्रोल आपका लूप की बॉडी में गया और क्या किया उसने, पहली दफ़ा एफ मल्टीप्लाई आई का रिजल्ट स्टोर करवा दिया एफ में। एफ में क्या पड़ा हुआ था 1, यहाँ देखें एफ में 1 पड़ा हुआ था, और आई में पहली दफ़ा क्या था 1। एफ मल्टीप्लाई आई यानी 1 मल्टीप्लाई 1, एफ में पहली दफ़ा कितना स्टोर हो गया, पहली दफ़ा जब लूप चला तो एफ में क्या स्टोर होगा 1, ये पहली दफ़ा स्टोर हो गया। अब उसके बाद कंट्रोल आपका यहाँ से इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पे गया, आई की वैल्यू इंक्रीज़ की, अब आई की वैल्यू 2 होगी। अब वो 1 की जगह 2, आई की जगह 2 को पुट करके देखें, कंडीशन हमारी तब भी ठीक है। तो कंट्रोल आपका दोबारा लूप की बॉडी में गया और दोबारा एफ को फिर मल्टीप्लाई आई से करवाया। पहले एफ में क्या पड़ा हुआ था 1, अब आई की वैल्यू कितनी है 2, 1 मल्टीप्लाई 2, मतलब एफ में अब 2 आ जाएगा। देखो पहली दफ़ा फैक्टोरियल में कितनी हमने रिजल्ट स्टोर करवाया 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ था। अब देखो आई की वैल्यू 2 है, फैक्टोरियल में कितना रिजल्ट पड़ा हुआ है, एफ में 1 पहले पड़ा हुआ है, अब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ से देख लो एफ फैक्टोरियल में एफ की जगह पहले क्या कीमत पड़ी हुई है एफ में 1, अब आई की कितनी वैल्यू है 2। तो फैक्टोरियल में दूसरी दफ़ा लूप चला तो फैक्टोरियल में कितना स्टोर हो गया, f इज इक्वल टू 2।
तो एफ वेरिएबल में 2 स्टोर होगा। अब दोबारा कंट्रोल इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पे गया, एक आई की वैल्यू इंक्रीज की, अब आई की वैल्यू 3 होगी, अब आई की वैल्यू 3 होगी। कंडीशन अब भी हमारी ठीक है, 3 इक्वल भी होता है, कंडीशन हमारी ठीक है। अब दोबारा कंट्रोल लूप की बॉडी में आया और दोबारा फिर f को किससे मल्टीप्लाई करवाया, i से। अब i की में क्या वैल्यू 3 और f में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है 2, तो f की जगह हम 2 लिखते हैं और i की जगह हम 3 लिखते हैं। तो f में कितनी वैल्यू, तीसरी दफ़ा हमने लूप चलाया तो f में कितनी वैल्यू आ जाएगी 6। अब और दोबारा कंट्रोल इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पे गया और एक आई की वैल्यू इंक्रीज की, अब आई की वैल्यू उसने 4 कर दी। जैसे ही उसने आई की वैल्यू 4 की, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल आपका लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और प्रिंट करा देगा फैक्टोरियल। किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, एफ़ की। किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी, एफ की। एफ में कितना हमारा स्टोर हुआ था लास्ट टाइम, एफ इज इक्वल टू 6, तो हमारा स्क्रीन पे 6 इस तरह आंसर प्रिंट हो जाएगा। अब 3 का फैक्टोरियल हमने यहाँ क्या चेक किया था 6, और इसी तरह 4 का अगर हमने यूज़र ने इंटर करना हो, क्योंकि हमने n के इक्वल रख दिया है, जिस नंबर का भी मालूम करना होगा वो उस नंबर तक ही लूप को चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 का रखना होगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, n की जगह 6 आ जाएगा और 6 दफ़ा लूप चलेगा। तो ये था फैक्टोरियल के बारे में प्रोग्राम, जो कि वाइल लूप की मदद से भी हमने किया, तो अब फॉर लूप की मदद से भी कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बाज़ औक़ात आ जाता है। अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं समझ लगी तो दोबारा इसको वीडियो को बार बार देखिए इंशाल्लाह। स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम फॉर लूप की मदद से किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवाने का प्रोग्राम लिखेंगे। हमारे पास प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप की मदद से हमने किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है, जो कि पहले भी हम टेबल प्रिंट करवा चुके हैं, सेम वही मेथड यूज़ होगा, मगर हमने वहाँ वाइल लूप यूज़ किया था, यहाँ हम फॉर लूप को यूज़ करके टेबल प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले आप अपनी हेडर फाइल लिखें, हैश इंक्लूड लिखने के बाद प्रोग्राम की बॉडी टेबल प्रिंट कराने के लिए आपको 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। एक वेरिएबल आपका यूज़र से नंबर लेकर स्टोर करवाएगा और दूसरा काउंटर वेरिएबल के तौर पर लूप की इटरेशन को कंट्रोल करेगा। तो मैंने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक n के नाम से और दूसरा i के नाम से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूज़र से नंबर लेता हूँ, उसको मैसेज देता हूँ कि अपना नंबर इंटर करो जिसका आप टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद स्कैन फंक्शन को यूज़ करके यूज़र से वैल्यू लेते हैं और किस में स्टोर करवाना है, n में। ये तो हमारा काम सिंपल था। अब हमने फॉर लूप लगा के टेबल प्रिंट करवाते हैं। फॉर का कीवर्ड लिखो, अब कहाँ से आई को इनिशियलाइज की, कहाँ से करवाना शुरू, कहाँ से करवाना 1 से टेबल कहाँ तक चलाना है 10 तक, टेबल 10 तक की होता है मोस्टली। तो इंक्रीज आई की कितनी वैल्यू करनी है, एक, हर दफ़ा एक वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो बॉडी में मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट मैंने किसको करवाना है, अब यहाँ देखें कोई भी फॉर एग्जांपल नंबर है, जैसे
कोई भी नंबर लगा लो, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास आया, यूज़र ने नंबर 6 इंटर किया, तो 6 का पहाड़ा किस तरह बनेगा, 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6। देखो कितने नंबर हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये, 3 नंबर है। 3 वैल्यू हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है। 3 वैल्यू हमारे पास है और हमने ये वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है। तो देखें, इसके लिए 3 फार्मेट स्पेसिफायर यूज़ होंगे, एक 6 के लिए, एक 1 के लिए और एक फिर जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का इसके लिए। अब देखें, ये 6 कौन सी वैल्यू है, ये 6 वो वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा, जिसका वो टेबल प्रिंट करवाना चाहता है, ये वो वैल्यू है। तो हमने इसको भी प्रिंट करवाना हर बार। उसके बाद ये 1 कौन सी वैल्यू, ये 1 आई है, आई को हमने 1 इनिशियलाइज किया हुआ है, ये आई है, हर दफ़ा आई की बढ़ेगी। यहाँ 1 है, अगली दफ़ा 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 6। और ये 6 कैसे आया, आई और एन को मल्टीप्लाई करवाया, ये एन की वैल्यू 6 थी और आई की वैल्यू 1 थी, इनको मल्टीप्लाई करवाया, आंसर हमारे पास 6 आया। तो अब आइए इनको प्रिंट स्टेटमेंट में लिखते हैं, वो किस तरह लिखते हैं। पहले देखो, ये जो 6 था, फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया 6 नंबर, तो ये 6 को हम प्रिंट किस तरह करवाएंगे, पहले इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका क्या होता है, इंट का %d, ये लिख दिया। उसके बाद कौन सी वैल्यू, उसके बाद क्या आ रहा है, स्टार, उसके बाद स्टार। प्रोग्रामिंग में आपका जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वो स्टार होता है, स्टार लिखो। उसके बाद किसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, 1 को। 1 किसकी वैल्यू, यहाँ किसकी वैल्यू है, यहाँ 1 आई की है, तो आई के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करो। उसके बाद आपका कौन सा सिंबल आ रहा, ये इक्वल वाला, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और इक्वल वाला साइन आप डबल कंडीशन में लिखेंगे, वो एज इट आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास क्या, अब हमारे पास आ गया 6, जो इनका मतलब मल्टीप्लिकेशन बनेगी। जैसे ये 6 वैल्यू है n की और आई 1 वैल्यू है किसकी, आई की, तो इनको मल्टीप्लाई करवाया, जैसे 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 6 आएगा, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 6। तो इस 6 को भी हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना, तो इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करें, कि यही %d वाला है, क्योंकि इंटीजर टाइप ही है ना हमारे पास। तो ये तो हो गया, यहाँ से हमने डबल कोटेशन क्लोज की। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू किसकी प्रिंट करवाना चाहते हैं, ये फार्मेट स्पेसिफाइड तो मैंने लिख दी है यहाँ। आपको पता है फार्मेट स्पेसिफायर आपकी जो भी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं या प्रिंट करवाते हैं, उनको प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अब देखें, ये किसका फार्मेट स्पेसिफायर हमने लिखा था, यहाँ से देखें, ये हमने 6 का लिखा था। 6 कौन सा नंबर है जो कि यूज़र इंटर करेगा, वो है 6। तो ये फार्मेट स्पेसिफायर किससे रिलेटेड है, किसकी हम वैल्यू जहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, एन की, क्योंकि एन में वो नंबर पड़ा हुआ है जिसका यूज़र टेबल प्रिंट करवाना चाहता है। उसके बाद हमने कौन सी वैल्यू प्रिंट करवाई, ये फार्मेट स्पेसिफायर किसका है, ये फार्मेट स्पेसिफायर आई का है। या कॉमा लगा के आई की वैल्यू प्रिंट करवानी है, ये तो एज इट ही हो जाएगा ना, डबल कंडीशन में बंद है तो ये एज इट ही स्क्रीन पे प्रिंट होगा, और इक्वल साइन भी एज इट ही होगा, क्योंकि डबल कंडीशन में आप जो भी चीज़ रखेंगे वो एज इट स्क्रीन पर प्रिंट होगी, स्वाए एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर के अलावा जो भी चीज़। उसके बाद ये फॉर्मेट स्पेसिफायर किससे रिलेटेड था, एन मल्टीप्लाई आई से। ये देखो यहाँ, इसकी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर ये तीसरे वाला यूज़ किया। एक एन की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, ये एन की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, ये आई की, और ये एन मल्टीप्लाई आई की। तो ये हमारी, ये यहाँ तक काम था ये। तो अब देखो किस तरह ये वर्किंग करेगा। सबसे पहले देखो, आई की वैल्यू 1 थी, कंडीशन इसने चेक की, आई छोटा होता है, आई की वैल्यू 1 है, आई कंपेयर किया 10 से, आई यहाँ 1 था, 1 छोटा होता है 10 से, कंडीशन हमारी ठीक हुई, कंट्रोल लूप की बॉडी में आया। और किस किस को उसने पहले प्रिंट करवाया, पहले उसने प्रिंट करवाया %d को,
कौन सी वैल्यू पहले, एन की। एन में क्या यूज़र ने इंटर किया, फॉर एग्जांपल एन में यूज़र ने इंटर किया 5, तो उसने 5 प्रिंट करवा दिया, ये फार्मर स्पेसिफायर। तो उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन प्रिंट होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला साइन प्रिंट हुआ। उसके बाद कौन सा मल्टीप्लिकेशन साइन के बाद कौन सा फार्मर स्पेसिफायर, ये किसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, देखें आई की। एन के बाद आई आ रहा है। अब आई में पहली दफ़ा क्या पड़ा हुआ है, आई में पहली दफ़ा 1 पड़ा हुआ है। उसके बाद देखें ये इक्वल वाला साइन, ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा, ये आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा। और उसके बाद ये तीसरा फार्मर स्पेसिफायर, ये किसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, ये आपकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा है एन मल्टीप्लाई आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। देखो एन में फॉर एग्जांपल यूज़र ने इंटर 5 किया और आई की वैल्यू पहली दफ़ा 1 है। उसके बाद और तीसरा फार्मर स्पेसिफायर परसेंटेज डी एन मल्टीप्लाई आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा है। तो एन यहाँ 5 है, आई हमारे पास 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना आंसर आता है 5। तो ये 5 यहाँ आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ हम स्कैप सीक्वेंस इस्तेमाल करके हुए न्यू लाइन की स्कैप्स की सीक्वेंस लिखते हैं, क्योंकि ये आपके आउटपुट के फॉर्मेट को बेहतर बनाती है। तो ये आपका ये कंट्रोल होगा वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगी। तो यहाँ से ये बॉडी में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल आपका इंक्रीमेंट स्टेटमेंट के पास गया और आई की वैल्यू 1 बढ़ा दी, और फिर यहाँ 2 हो गया आई की वैल्यू दूसरी दफ़ा चेक की कि कंडीशन अभी भी ठीक है, तो दोबारा इसी तरह फिर वो आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कराएगा इसी तरह। तो एन की जगह 5 ही रहेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, फिर आई की जगह 2 और 5 मल्टीप्लाई 2 10 कर देगा। इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा और आपका टेबल 10 तक प्रिंट हो जाएगा। ये था हमारा टेबल का प्रोग्राम। अब आगे हम अगले प्रोग्राम में हम क्लास, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि आपका टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाएगा। फॉर एग्जांपल पहले हम लिखते थे 5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5, लेकिन अब ये 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 15 इस तरह करवाएगा। फिर इस तरह 9 45 इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में कराएगा। फ़र्क क्या किया है, वहाँ आई को हमने वैल्यू 1 इनिशियलाइज़ की थी, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में टेबल प्रिंट करवाया। इसमें हम डिसेंडिंग में करवा रहे हैं। आई को मैंने वैल्यू 10 दी। अब मैंने कंडीशन कहाँ तक चलानी है, 1 तक, और हर दफ़ा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए एक वैल्यू मैंने डिक्रीज़ यहाँ की है। सेम वही मेथड से ये आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा, जिस तरह आगे हमने वो असेंडिंग ऑर्डर वाला किया। मैंने ये फ़र्क बताना। अब एक और बात ध्यान रख लें, कुछ बात इस तरह का प्रोग्राम आ जाता है कि वो यूज़र से कहता है कि यूज़र से कोई भी नंबर लेना, उसका टेबल प्रिंट करवाना है, और यूज़र से ही आपने लेंथ लेनी है कि कहाँ तक आपने टेबल प्रिंट करवाना है। तो आप उसमें क्या करेंगे, पहले यूज़र से नंबर लें, मतलब उसकी स्टेटमेंट लिखें इस तरह स्कैन एफ, चाहे एक लाइन में लिख लेना, नहीं तो नीचे लिखें प्रिंट इंटर द लेंथ ऑफ द टेबल। मतलब आपने 10 तक, जैसे हमारा पेपर पढ़ा यूजली 10 तक होता है, तो 10 से मुराद ये 10 दफ़ा 5 चले, जैसे 5 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 15। तो इस तरह का, तो यूज़र लेंथ वो चाहे 8 दे दे, चाहे 20 दे दे, चाहे 30 दे दे, मतलब वो 30 दफ़ा चलाना चाहता तो 30 लेंथ देगा। तो हमने फ़र्क क्या करना है, यहाँ हमने कंडीशन की जगह पहले हम चलाते थे 10 तक, यहाँ लिखते थे, यहाँ हम 10 तक लिखते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, अगर असेंडिंग ऑर्डर हम आई को कहाँ तक चलाते थे 10 तक, तो आपने कहाँ तक चलाना है उसको, सिर्फ जो हम लेंथ लेंगे ना, फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं एल के नाम से, उसमें हम वो वैल्यू स्टोर करवा देंगे और उसके इक्वल रख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 20 है, तो ये 20 दफ़ा लूप चलेगा। यहाँ वर्किंग सिर्फ वही होगी। फ़र्क क्या आया कि हमने लेंथ के इक्वल इसको रख देना। यूज़र जो भी लेंथ मेंशन करेगा, इनपुट करेगा, उस वहाँ उस लेंथ तक आपका ये लूप चलेगा। फॉर एग्जांपल उसने लेंथ 20 दी टेबल की, तो आपका लूप 20 मरतबा चलेगा।
ये प्रोग्राम हमारे पास एक सीरीज़ है तो उसका हमने सम लूप करना है। सीरीज़ है तो हमने उसका सम लूप करना है। फॉर लूप की मदद से हम इस प्रोग्राम को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने सम लूप करना, तो उसके लिए मैंने एक सम का वेरिएबल रख लिया, क्योंकि पहले 1 + 3 4 बना, 4 + 5 9 + 9 9 18 18 + 18 18 + 11 मतलब 100। इस तरह का हमने सम लूप करना इस सीरीज़ का, कहाँ से लेके 1 से लेके 99 तक। तो मैंने इसके लिए दो वेरिएबल ले लिए, एक सम का वेरिएबल ले लिया और दूसरा आई का। आई आपको पता है काउंटर वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल होगा और सम इसके रिजल्ट को स्टोर करेगा। सब जितना भी इसका कैलकुलेट सम बनेगा तमाम वैल्यू का उनको स्टोर करेगा। तो मैंने सम को वैल्यू पहली दफ़ा इनिशियलाइज 0 कर दी, क्योंकि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज वैल्यू इसके लिए कर देते हैं क्योंकि जब आपके वेरिएबल रैम में क्रिएट होते हैं तो वहाँ कोई हो सकता है वो गारबैग वैल्यू पड़ी हो, तो वो वेरिएबल में स्टोर हो जाए, तो आपकी कैलकुलेशन के दौरान हो सकता है रिज़ल्ट रॉन्ग आ जाए, कोई गलत रिज़ल्ट आ सकता है। तो इससे गारबैग वैल्यू से बचने के लिए हमने यहाँ सम को 0 इनिशियलाइज करवा दिया। अब हम लूप की मदद से सीरीज़ का सम लूप करते हैं। तो मैंने आई को कहाँ से चलाना है, 1 से, क्योंकि 1 से ये स्टार्ट हो रहा है और हर दफ़ा 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो 1 + 2 किया 3 बन गया, फिर 3 + 2 किया 5, फिर 5 + 2 किया तो यहाँ 7 भी आना। तो ये हर दफ़ा 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैंने लूप को चलाया, कहाँ से चलाना, 1 से। 1 से मैंने चलाया, कहाँ तक चलाना था, 99 तक हमने लूप करना। तो मैंने 99 तक उसको कंडीशन दे दी, 99 तक चलेगा। तो पहली दफ़ा आई की वैल्यू 1 है, आई की जगह 1 पुट करके देखो, कंडीशन हमारी ठीक है क्योंकि 1 ऑलरेडी छोटा होता है 99 से। आई की जगह 1 पुट करके देखते हैं, कंडीशन हमारी ठीक है। कंट्रोल आपके लूप की बॉडी में आया और सम क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, सम में हमने किसकी वैल्यू स्टोर करानी है, सम प्लस सी की। सम में पहली दफ़ा क्या पड़ा हुआ, 0। सम में पहली दफ़ा क्या पड़ा हुआ है, 0। अब हमने स्टोर क्या करवाना है, सम में किसकी वैल्यू स्टोर करानी, सम प्लस सी। सम में था 0, सम में था 0 और सी में पहली दफ़ा क्या, सॉरी, सम में यहाँ आई, सम में हमने क्या स्टोर करवाना, हमने स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है यहाँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम में हमने सम प्लस आई का सम करके सम में स्टोर करवा देना जमा करके। अब देखो सम में 0 पड़ा हुआ था और आई में पहली दफ़ा क्या है, 1 है। आई में पहली दफ़ा क्या है, 1। तो सम में आपका कितना आंसर स्टोर हो जाएगा, सम इज इक्वल टू पहली दफ़ा आपके सम में स्टोर हो जाएगा 1। उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और इंक्रीमेंट में आपने कितनी वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, 2 टाइम। इंक्रीमेंट में आपने कितनी वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, 2 टाइम। 2 2 टाइम उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो, 2 2। अब उसके बाद इंक्रीमेंट स्टेटमेंट की तरफ कंट्रोल गया और आई में कितनी वैल्यू उसने इंक्रीज़ की, आई की वैल्यू 2 के पॉइंट। अब आपका कंट्रोल इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ गया और वहाँ आई की कितनी वैल्यू उसने बढ़ा दी, 2 नंबर 2 उसने वैल्यू बढ़ा दी। पहले थी 1, अब उसने 2 का इंक्रीमेंट किया और आई की वैल्यू उसने 3 कर दिया। अब 3 को कंडीशन में हम पुट करके देखते हैं, उसके बाद कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। 3 ऑलरेडी छोटा होता 99 से। उसके बाद कंट्रोल आपकी लूप की बॉडी में आया और सम जो स्टेटमेंट लिखी हुई उसको एग्जीक्यूट करेगा। सम में किसकी वैल्यू स्टोर करा रहा है, सम प्लस आई में। सम में पहली दफ़ा क्या पड़ा हुआ था, पहली दफ़ा जब लूप चला था 1। अब क्या करेगा, अब क्या करते हैं, ये सम की जगह हम 1 पुट करते हैं, ये सम की जगह, और प्लस आई की जगह क्या है,
5 की जगह अब क्या 3, तो सम में कितना स्टोर हो जाएगा 4, सम में 4। इसी तरह फिर आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ से गया और इंक्रीमेंट आई की कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही 2, पहले 3 था अब 2 प्लस हुआ और कितनी वैल्यू होगी 5। अब 5 को फिर वो कंडीशन से कंपेयर करेगा, 5 99 से छोटा होता और 5 99 से छोटा होता, फिर कंट्रोल आपके लूप की बॉडी में आया। पहले सम में कितना 4 पड़ा हुआ था, अब उसने वैल्यू आई ऐड की, अब आई की कितनी वैल्यू 5 4, पहले सम में पड़ा हुआ था, आई की वैल्यू कितनी है 5, 4 प्लस 5 9 होगा। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ गया, इसी तरह आपको 99 तक चलेगा और जितना भी सम उसका होगा वो सारा सम वेरिएबल में स्टोर होगा और एट द एंड हमने सम वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। जिस तरह ही आपका लूप यहाँ से टर्मिनेट होगा और एंड पे आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद हमारी कोई स्टेटमेंट नहीं, हमारा यहाँ प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये था आपका प्रोग्राम सीरीज का सम हमने इसमें कैलकुलेट किया।